आज के लेक्चर में हम गियर को डिजाइन करना सीखेंगे। गियर को डिजाइन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमें कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करना है, चाहे वो गियर हो, चाहे वो कपलिंग हो, चाहे वो शाफ्ट हो, चाहे वो की हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी अगर हमें मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसको हमें डिजाइन करना है अगेंस्ट द फोर्सेस, अगेंस्ट द स्ट्रेसेस, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा? सबसे पहला स्टेप होगा कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपोनेंट जो है फेल कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा रहेगा, चाहे कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करना हो, पूरी मशीन डिजाइन के अंदर हमारा मशीन डिजाइन 1 हो, चाहे मशीन डिजाइन 2 हो, कोई भी कंपोनेंट की डिजाइनिंग सीखनी है तो सबसे पहला स्टेप मेरा यही रहेगा कि वो कंपोनेंट जो है वो फेल कैसे होगा। अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से फेल होगा, अब फेलियर कैसे होगा वो कैसे पता लगेगा? उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपोनेंट है उस पर किस टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, टॉर्जनल फोर्स लग रहा होगा तो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से किस किस टाइप की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। और जब हमें पता लगे कि इतनी नंबर ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है तो उनका हमें एक रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा कि ये रिजल्टेंट स्ट्रेसेस हैं। रिजल्टेंट निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं कि हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट पे। जब यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस लग रही है तब हम कैसे करेंगे, तब वहां पर कंसेप्ट आता है हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर्स का। तो खैर आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं है, आज हमारा गियर है। तो गियर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि गियर पे फोर्सेस कौन से लगेंगे, उन फोर्सेस की वजह से कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती हैं और उन स्ट्रेसेस की वजह से किस टाइप से हमारा गियर फेल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हमने ये समझ लिया कि गियर इस तरीके से फेल होगा तो हमें फिर क्या करना है, उसको उस फेलियर से बचाना है। उस फेलियर से बचाने के लिए उस कंपोनेंट को डिजाइन करना है, मतलब गियर को हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी कंपोनेंट का फेलियर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट एक्चुअल में कैसा दिखता है, एक्चुअल में उसकी वर्किंग क्या है, वो करता क्या है, कहां लगा हुआ है मशीन में, किस टाइप के फोर्सेस को वो ट्रांसफर कर रहा है, कर क्या रहा है। अगर यही नहीं पता हो गियर को डिजाइन हम कर ही नहीं पाएंगे जब हम गियर को ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये थ्योरी का पार्ट है, लेकिन थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं जाना क्योंकि डायरेक्टली हमें डिजाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गियर बेसिकली होता क्या है। गियर क्या होता है उसको देखने के लिए आप यूट्यूब कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं कि गियर क्या होता है। गियर को जानने के लिए उसकी फोटो देख सकते हैं, गियर कितने टाइप के होते हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर, वर्म गियर, रिवल गियर कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज डिजाइनिंग ऑफ द गियर। तो गियर की डिजाइनिंग के बारे में ही मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो गियर की डिजाइनिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले देखना है कि गियर वर्क कैसे करता है, करता क्या है। गियर की बेसिकली होता क्या है, स्पर गियर की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से मेरे टीथ बने होते हैं स्पर गियर के ऊपर। ये कोई एक टीथ है, ऐसे नंबर ऑफ टीथ होंगे गियर के ऊपर, ठीक है ना। और ये जो टीथ है वो दूसरे वाले गियर के साथ कॉन्टेक्ट में होगा, इतना सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो उसको देखो। और फिर क्या होगा, इसमें जब मैं दूसरा गियर जो है कुछ इस तरीके से इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, कुछ इस तरीके से दूसरा गियर जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में आएगा। तो ये जब ये अगर हमारा एक ड्राइवर होगा, एक फॉलोअर होगा। ड्राइवर का मतलब उसको हम पिनियन भी बोलते हैं, जिस गियर को हम जो है मोटर से कनेक्ट करते हैं उसको हम पिनियन बोलते हैं। और जो दूसरा गियर होता है उसको गियर बोलते हैं या उसको फॉलोअर भी कह सकते हैं। तो पिनियन और गियर रहता है। पिनियन का मतलब जो कि मोटर से कनेक्टेड होगा, और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पिनियन है उसका साइज जो है वो स्मॉलर होता है और जो गियर होता है उसका साइज जो है वो बिगर होता है। साइज का मतलब उसका नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं और उसका पिच सर्कल डायमीटर बड़ा होता है। तो एक पिनियन होगा, एक गियर होगा। पिनियन का मतलब जो मोटर से कनेक्टेड होगा, नीचे वाला भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है। अब होगा क्या, बेसिकली ट्रांसफर कैसे होगा, जब ये वाला जो पिनियन है, अगर मैं इसको पिनियन बोल देता हूं और इसको मैंने गियर बोल दिया। गियर में पावर ट्रांसफर करने के लिए कम से कम 2 गियर तो होंगे ही होंगे। सिंगल गियर से कभी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। तो पिनियन को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ, मोटर से कनेक्ट किया हुआ। तो मोटर को जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, मोटर घूमना स्टार्ट करेगी और मोटर के थ्रू ये गियर हमारा घूमना स्टार्ट करेगा। मोटर से पावर शाफ्ट पे जाएगी, शाफ्ट के थ्रू की पे, की के थ्रू हमारा जो फिर गियर पे आएगी, गियर के टीथ पे आएगी और जो ये घूमना स्टार्ट करेगा। जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा रखा है तो ये वाला गियर ऑटोमेटिकली रोटेट करना स्टार्ट करेगा। या तो क्या होगा, तो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये एंगल पर एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। ये मान लिया ये फोर्स लगा रहा है एफ, ये फोर्स लगा रहा है, ये वाला जो पिनियन है वो दूसरे वाले गियर पे एफ फोर्स लगा रहा है।
यहाँ पर एक चीज और यहीं पे हैंड टू हैंड हम समझ लेते हैं, ये जो फोर्स लगता है, अगर मैं यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये बेसिकली ये जो पिनियन है ये गियर के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो जिस एंगल से प्रेशर पड़ता है दैट इज द प्रेशर एंगल। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज द प्रेशर एंगल, पीए। जनरली इसको फाई से हम डिनोट करते हैं, प्रेशर एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर एंगल वो एंगल है जिससे पहला गियर जो है, पिनियन जो है, गियर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये कह सकते हैं। तो ये प्रेशर एंगल है, और अलग अलग तरीके से डेफिनेशन है, वो सब चीज यही बात फाइनली यही निकल गई। प्रेशर एंगल को जनरल भाषा में अगर समझे, जनरल लैंग्वेज में अगर समझे, तो प्रेशर एंगल क्या है, जिससे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर। अब ये जो एफ है, इसके ये जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, ये एक एंगल पर है, दैट इज प्रेशर एंगल। तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक जो कंपोनेंट होगा जिसको मैं बोल सकता हूं टेंजेंशियल कंपोनेंट, एफ टी, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा जो कि हमारा डाउनवर्ड्स होगा, दैट इज द एफ आर, रेडियल कंपोनेंट। अब यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, सबसे पहले मैं ये स्पर गियर की डिजाइनिंग कर रहा हूं, हेलिकल गियर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं स्पर गियर की डिजाइनिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो स्पर गियर की बात करते हैं। हेलिकल गियर में बस एक हेलिक्स एंगल आ जाता है, और उसकी वजह से बस डिजाइनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है स्पर गियर की तरफ। तो अगर हमें स्पर गियर की डिजाइनिंग समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली हेलिकल गियर हमारा कवर हो जाएगा। तो आज हम स्पर गियर की डिजाइनिंग को कवर कर रहे हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जो टीथ है हमारा, टीथ के ऊपर एक फोर्स लगता है एफ, जो कि दूसरे वाला गियर लगाता है एफ, और ये जिस एंगल से लगाता है उसको प्रेशर एंगल फाई बोलते हैं। इसके अगर मैं दो कंपोनेंट लूं तो ये एफ टी आ जाएगा और ये एफ आर आ जाएगा। ये दो कंपोनेंट आएंगे, एफ टी और एफ आर। अब इन दो कंपोनेंट की वजह से जो होना है वो होगा गियर के अंदर, चाहे वो गियर फेल होगा, चाहे वो टूथ ब्रेक होगा, चाहे हमारा जो पावर ट्रांसमिट होगी, इन दोनों फोर्सेस की वजह से होने वाला है। अब ये वाला जो अगर मैं रेडियल कंपोनेंट की बात करूं, जो एफ आर है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पावर ट्रांसमिशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि पावर ट्रांसमिट कब होगी, जब हमारा गियर के टीथ का मूवमेंट होगा, रोटेट करेगा, और एफ आर कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसकी वजह से कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, एफ आर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक साफ गियर की साफ्ट भी होगी सेंटर पे, तो इस साफ्ट के ऊपर बेसिकली क्या करेगा, ये बेंडिंग करेगा। तो जब साफ्ट की डिजाइनिंग करेंगे हम, डिजाइन ऑफ साफ्ट जब हम पढ़ते हैं, तो डिजाइन साफ्ट के अंदर जब बेंडिंग मूवमेंट जो क्रिएट होगा वो इस रेडियल कंपोनेंट की वजह से होगा। साफ्ट के अंदर जो बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होगा वो इस रेडियल कंपोनेंट की वजह से होगा। इसको अभी हम बिल्कुल गियर डिजाइनिंग में इसका भी कोई खास रोल नहीं। गियर डिजाइनिंग में जो खास रोल है वो किसका है, इस टेंजेंशियल कंपोनेंट का, एफ टी। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये क्या कर रहा है, ये गियर पे टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो गियर है वो रोटेट कर रहा है, और हमारी पावर जो है वो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो अब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो ये फोर्स एनालिसिस के बारे में समझ में आ गया वो सब। अब हमें बेसिकली करने क्या वाले हैं, गियर की डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो गियर की डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हमें देखना है कि फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे। तो फोर्सेस हमने देख लिया कि एफ टी और एफ आर होगा। एफ आर का कोई खास यहाँ पर रोल नहीं है, एफ टी का रोल है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिट हो रही है। अब हमें देखना है कि गियर का फेलियर कैसे हो सकता है। कोई भी कंपोनेंट का फेलियर देखने के लिए उसकी एक्सट्रीम कंडीशन को हमें सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब अगर मुझे गियर के टीथ का या गियर का फेलियर देखना है, फेलियर को समझना है कि फेलियर कैसे होगा, तो मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा फेल कब होगा। अगर ये फ्रीली रोटेट होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा, और इस पे एफटी कंपोनेंट लग रहा है, फ्री रोटेट कर रहा है, तो फेल कभी होगा ही नहीं। मतलब वो कह रहा है इधर मूव हो जाए तो उधर मूव होना चालू हो जा रहा है, तो कभी फेल ही नहीं होगा। फेल कब होगा, जब ये नीचे वाला जो गियर है, दूसरा वाला जो गियर है, या ये ऊपर वाला उसको घूमने के लिए करे और नीचे वाला ना घूमने के लिए रेडी ना हो, तभी तो फेल होगा। जब अपोजिशन होगा, जब अपोज करेगा उसके फोर्सेस का, तब फेल होगा। तो एक मैं ऐसी कंडीशन एज्यूम कर रहा हूं कि नीचे वाला जो गियर है वो जो है जाम हो गया है। जाम हो गया मतलब फिक्स हो गया, या फिर उस पर बहुत ज्यादा लोड है जो कि रोटेट नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा लोड है। और ऊपर वाला जो गियर है वो उसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, नीचे वाला गियर जो है वो रोटेट नहीं हो रहा है, जाम हो गया है। ऐसी कंडीशन एज्यूम करेंगे तब हमें पता लगेगा कि गियर का फेलियर कैसे हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एफ टी फोर्स है, इस एफ टी फोर्स की वजह से कैसे फेल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि जब ये जाम हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर जो है वो पूरे में इसमें कांटेक्ट स्ट्रेसेस इतनी ज्यादा हो जाए और बहुत ज्यादा बियरिंग हो जाए, उस कांटेक्ट पे सरफेस फेलियर हो जाए। तो पहला है कि सरफेस फेलियर हो जाए। अगर फेलियर की मैं बात करूं, तो पहला है सरफेस फेलियर।
सरफेस फेलियर का हम वियर फेलियर भी बोल सकते हैं, वियर फेलियर, वियर फेलियर हो जाए, ठीक है ना। एक तो ये हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि वियरिंग हो जाए, हमारे सरफेस की जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से वियरिंग हो जाए, तो वियर फेलियर हो गया। उसके बाद भी अगर वियर फेलियर हो गया, उसके बाद भी मैं स्ट्रेस डेवलप कर रहा हूँ, स्ट्रेस उसके बाद भी मैं लोड ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोड कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो टीथ जो है हमारा, जो कॉन्टैक्ट में ये यहां से जो है वो ब्रेक हो जाए, पूरा का पूरा टीथ जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मूव कर जाए, पूरा का पूरा टीथ। तो दिस इज द बेंडिंग फेलियर, दिस इज द बेंडिंग फेलियर। तो इसको हम बेंडिंग फेलियर भी बोलते हैं, बेंडिंग फेलियर। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो गियर टूथ है, इस पर गियर का जो टूथ है वो दो तरीके से फेल हो सकता है, या तो उसके अंदर वियरिंग हो सकती है, या फिर वो जो है बेंड कर सकता है। गियर का टीथ जो है बेंडिंग हो जाए, बेंडिंग मूवमेंट हो जाए, बेंडिंग फेलियर, दिस इज द बेंडिंग फेलियर, या फिर वियर फेलियर। तो हमें जो है इसको जो है बेंडिंग फेलियर बोल सकते हैं, या फिर वियर फेलियर। दो तरीके से हमारा गियर टीथ जो है वो फेल हो सकता है। तो अब इन दोनों फेलियर से हमें बचाना है गियर को। अगर इन दोनों फेलियर से बच गया तो मेरा जो गियर है वो डिजाइन है वो सेफ डिजाइन होगा। इन दोनों फेलियर से कैसे हम बचा सकते हैं, इन दोनों फेलियर से कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले हमें वियर फेलियर और बेंडिंग फेलियर को बचाने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है, अब क्या कैसे वियर फेलियर ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो सरफेस है उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएं, तो वियरिंग नहीं होगी। बेंडिंग फेलियर ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है गियर टूथ की वो हम बढ़ाएं। बेंडिंग स्ट्रेंथ को ही हम बीम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ को ही हम बीम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो या तो हम इसको फेलियर को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर या तो हम उसकी बीम स्ट्रेंथ बढ़ाएं, बीम स्ट्रेंथ जिसको हम बेंडिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो पहला हम बीम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम उसकी वियर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। दोनों हमें करने पड़ेंगे, बीम स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट होनी चाहिए, वियर स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी वो जो है उसको लोड को ट्रांसफर कर पाएगा जितना लोड हमें ट्रांसफर करना है। तो हमें बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। बीम स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एसबी से भी डिनोट करते हैं, और वियर स्ट्रेंथ को हम एसडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ। अब बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे, बीम स्ट्रेंथ क्या होती है? बीम स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स विच अ गियर टूथ कैन ट्रांसफर विदाउट बेंडिंग फेलियर। मतलब बिना बेंडिंग फेलियर हुए जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज द बीम स्ट्रेंथ। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं एफ टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एफ टी जितना मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट बेंडिंग फेलियर, तो दैट इज द बीम स्ट्रेंथ। सेम वियर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स विच अ गियर टूथ कैन ट्रांसफर विदाउट वियर फेलियर। इसका मतलब एक चीज और समझ में आ रही है कि एस बी और एस डब्ल्यू जो है वो दोनों के दोनों एफ टी की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि गियर टूथ कैन ट्रांसफर, ठीक है ना। तो इसका मतलब एस बी और एस डब्ल्यू यहाँ पे लिखा जरूर स्ट्रेंथ है, इस चीज का ध्यान नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिखा जरूर स्ट्रेंथ है कि दोनों चीज स्ट्रेंथ है, लेकिन यूनिट क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होगी, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसका मतलब बीम स्ट्रेंथ और बियर स्ट्रेंथ दोनों के दोनों न्यूटन में आएंगे, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई गियर है जिसकी बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू 10 किलो न्यूटन है। एक एग्जांपल तो समझ रहे हैं कि गियर है जिसकी बीम स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन है, वियर स्ट्रेंथ 8 किलो न्यूटन है, तो वो कितना लोड ट्रांसफर कर सकता है विदाउट फेलियर? तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैंने उसके ऊपर एफ टी की वैल्यू 9 किलो न्यूटन लगा दी, एफ टी अगर मैंने 9 किलो न्यूटन लगा दिया, एफ टी मैक्सिमम या एफ टी इफेक्टिव बोल सकते हैं, इफेक्टिव जो मैक्सिमम लोड है टेंजेंशियल लोड मैंने 9 किलो न्यूटन लगा दिया, 9 किलो न्यूटन। इस केस में क्या होगा, अगर मैंने 9 किलो न्यूटन अप्लाई करूंगा, उसकी जो बियर लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 8 किलो न्यूटन है, तो इसका मतलब मैंने 9 किलो न्यूटन लगा दिया, तो वहां पे क्या होगा, बियर फेलियर हो जाएगा। और जो बीम स्ट्रेंथ है वो तो 10 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, लेकिन यहाँ पे बियर यहाँ पर बेंडिंग फेलियर तो नहीं होगा, लेकिन बियर फेलियर हो जाएगा। तो अगर गियर के अंदर कोई सा भी फेलियर हो जाता है दोनों में से, तो इसका मतलब गियर टूथ हमारा फेल कर गया। ऐसा नहीं कि बेंडिंग फेलियर बच गया, बियर हो गया तो हमारा गियर सेफ है, हमें दोनों से सेफ करना है। इसका मतलब अगर कोई गियर है जिसकी बीम स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन है, बियर स्ट्रेंथ 8 किलो न्यूटन है, तो वो जो गियर है मैक्सिमम लोड कितना ट्रांसफर कर सकता है सेफली, एफ टी की मैक्सिमम वैल्यू 8 किलो न्यूटन होगी, ठीक है ना। इसमें से जो कम होगा वो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां से एक इक्वेशन बनती है गियर डिजाइन के लिए, कंडीशन
फॉर सेफ डिजाइन, ये कंडीशन बनती है सेफ गियर डिजाइन। SB/SW, SB/SW में से जो कम होगा, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम। अगर ये वीडियो में ना दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं, विच एवर इज मिनिमम, SB और SW में से जो कम होगा, दैट इज इक्वल टू F इफेक्टिव इंटू FOS। उसकी वैल्यू जो है वो F इफेक्टिव इंटू FOS के बराबर होगी, तो हमारा जो गियर है वो जो है वो सेफ रहेगा। SB और SW में जो कम है उसकी वैल्यू F इफेक्टिव के बराबर होनी चाहिए, वो तो हमने अभी देखी। लेकिन FOS क्यों लिया, उसमें भी हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी और इंक्लूड कर दिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने का मतलब यह है कि हमने गियर को और ज्यादा सेफ कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है जनरली हम 1.5 लेके चलते हैं, 1.5 से 2 के बीच में फॉर गियर के लिए। तो SB और SW में से जो कम होगा वो F इफेक्टिव इंटू FOS के बराबर होगा। ये सेफ डिजाइन होगी कंडीशन गियर के लिए। तो मैं इसको सबको साफ कर देता हूं। अभी तक जो हमें समझ में आया है, जितना भी हमने पढ़ा है, कि कंडीशन फोर्स गियर को अगर सेफली डिजाइन करना है, सेफली पावर ट्रांसमिट करनी है, तो उसके लिए SB और SW में से जो भी मिनिमम होगा उसकी वैल्यू F इफेक्टिव इंटू FOS के बराबर होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा जो गियर है, स्पर गियर, इसी इक्वेशन से डिजाइन होगा पूरा स्पर गियर। ये इक्वेशन अगर आप समझ में आ गई तो स्पर गियर का कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में हमसे बच नहीं पाएगा। तो अब इसको समझते हैं कि SB को कैसे निकालेंगे, SW को कैसे निकालेंगे, F इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, FOS कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं FOS की वैल्यू यहां पर बात कर लेता हूं। अगर न्यूमेरिकल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया है, अगर न्यूमेरिकल के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। अदरवाइज डिजाइन के पेपर में बहुत सारी वैल्यू हमें एज्यूम करनी पड़ती है, बहुत सारी वैल्यू हमें डेटा बुक से लेनी पड़ती है। एज्यूम का मतलब डेटा बुक से लेनी पड़ती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर डेटा बुक्स में ढूंढेंगे तो बेमतलब बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो हमें याद होनी चाहिए, टाइम सेविंग के लिए हमें वो वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ तो हम इसकी वैल्यू जो है वो 1.5 ले लेते हैं फॉर गियर डिजाइन। फॉर गियर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.5 लेंगे। कब? जबकि न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई है। अगर दी हुई है तो फिर बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। F इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव लोड निकालने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है अप्रोक्सीमेट मेथड, इसमें कि F इफेक्टिव जो है दैट इज इक्वल टू CS/CV इंटू FT। CS/CV इंटू FT के बराबर होता है F इफेक्टिव। और दूसरा मेथड होता है प्रिसाइज मेथड, जिसको बकिंघम इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इससे हमें अगर हम F इफेक्टिव निकालना तो दैट इज इक्वल टू CS/FT प्लस FT। ये डायनामिक लोड है FT की वैल्यू। तो ये दो मेथड होते हैं इफेक्टिव लोड निकालने के। देखो ये इस इक्वेशन को मैं समझा रहा हूं कि ये इक्वेशन कैसे निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का जिसमें कि हम समझेंगे कि बेसिकली गियर डिजाइन करते कैसे हैं, और दूसरे पार्ट में जितने भी न्यूमेरिकल है उनका मैं एक ओवरव्यू देंगे इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, तो वो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट मेथड और दूसरा प्रिसाइज मेथड। 90% न्यूमेरिकल हमारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे एग्जाम के अंदर। 10% चांस है और लेस देन 10% चांस है कि हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़े। ये मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जबकि स्पेशली न्यूमेरिकल में मेंशन होगा कि बकिंघम पाई थ्योरम से या फिर प्रिसाइज मेथड से इफेक्टिव लोड निकालना है। अप्रोक्सीमेट मेथड या फिर वेलोसिटी फैक्टर, थ्रो वेलोसिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, वेलोसिटी फैक्टर के थ्रो निकालना। तो यहाँ पे वेलोसिटी फैक्टर के थ्रो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 90% चांस है कि न्यूमेरिकल हमारे चीज सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो अब इसको प्रिसाइज मेथड को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी हम जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे समझ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट मेथड से देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड तो F इफेक्टिव इज इक्वल टू CS/CV इंटू FT। FT भाई टेंजेंशियल लोड जो था। FT कैसे निकलता है? FT की वैल्यू जो होती है दैट इज पावर जो न्यूमेरिकल में दी होगी अपॉन वेलोसिटी। ये कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू T ओमेगा से ही आया ये फॉर्मूला भी,
पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60, या फिर ओमेगा की जगह v इक्वल टू r ओमेगा लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला वहां से आया। ठीक है ना, पावर अपॉन वेलोसिटी। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, पावर की जो यूनिट है वो वॉट है और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। और तो यहां से ft जो है वो हमारा न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर न्यूमेरिकल के अंदर पावर जो है वो किलोवाट में दिया हुआ है तो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी अगर किसी और चीज में दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो ft है वो न्यूटन में आएगा। तो ये तो हमारा आ गया ft की वैल्यू। अब cs कैसे निकालेंगे? यहाँ पे cs क्या है? बेसिकली सर्विस फैक्टर है। सर्विस फैक्टर क्या होता है? इसमें cs का एक तो फॉर्मूला होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। बेसिकली होता क्या है, अगर हम गियर की स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में जब गियर रुका हुआ है तो उस टाइम पे लोड बहुत ज्यादा लगेगा, तभी गियर घूमेगा। जब एक बार मूवमेंट हो गया तो क्या हुआ, इनर्शिया की वजह से उसमें जो है फोर्सेस कम लगेंगे, तो फेलियर के चांसेस क्या होते हैं, स्टार्टिंग में गियर के टूथ के फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए हम फुल स्पीड टॉर्क ना निकाल के हमें स्टार्टिंग टॉर्क पे हमें गियर को डिजाइन करना होता है। तो इसलिए सर्विस फैक्टर सीएस यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि स्टार्टिंग टॉर्क और रेटेड टॉर्क। रेटेड टॉर्क जो होता है जो कि फुल स्पीड टॉर्क होता है, फुल स्पीड मतलब जो हमारा रेटेड टॉर्क जो है P इज इक्वल टू टी ओमेगा से जो टॉर्क आता है, P इज इक्वल टू टी ओमेगा से जो टॉर्क आता है वो रेटेड टॉर्क होता है। और स्टार्टिंग टॉर्क हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ कि स्टार्टिंग टॉर्क इज 1.5 टाइम रेटेड टॉर्क, या स्टार्टिंग टॉर्क इज 120% ऑफ द रेटेड टॉर्क। इसका मतलब अगर 1.5 बोला है इसका मतलब सीएस की वैल्यू 1.5 लेनी है। अगर बोला है स्टार्टिंग टॉर्क इज द 120% ऑफ द रेटेड टॉर्क, इसका मतलब सीएस की वैल्यू 1.2 लेंगे। तो ये कुछ लाइन दी होगी न्यूमेरिकल में, तब वो वैल्यू लेनी है। अगर कोई लाइन ना दी हो तो हमें सीएस की वैल्यू जो है वो फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक लेनी है, फ्रॉम डेटा बुक से लेनी है सीएस की वैल्यू। डेटा जो है वहां पे के महादेवन के रेफरेंस में ले रहा हूं क्योंकि आप मैक्सिमम केसेस में आपको के महादेवन की बुक आपको एग्जाम में मिलेगी। सीएस की वैल्यू के महादेवन से लेनी है, पेज नंबर 335, उस पर एक टेबल दी हुई है सीएस के नाम से, इसका नंबर है 12.8 टेबल नंबर है। सीएस की वैल्यू डेटा बुक से, अगर ये वाली डेटा बुक से लेनी है पेज नंबर 335 टेबल नंबर 12.8, वहां से ले सकते हैं। जनरली सीएस की वैल्यू हम वहां पे देखेंगे, अगर टेबल खोलेंगे तो वहां पे लिखा हुआ फॉर स्टडी लोड 8 to 10 आवर पर डे सीएस इज इक्वल टू 1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर न्यूमेरिकल में सीएस नहीं दिया हो तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि सीएस इज इक्वल टू 1 फॉर स्टडी लोड 8 to 10 आवर पर डे फ्रॉम द डिजाइन डेटा बुक। तो सीएस की वैल्यू डायरेक्टली 1 ले लेंगे। अदरवाइज हम स्टार्टिंग टॉर्क और डेटा टॉर्क दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अदरवाइज डेटा बुक से कोई भी डेटा उठा सकते हैं अपने हिसाब से, तो सीएस वहां से आ गया। सीवी क्या होगा? सीवी जो है दैट इज द वेलोसिटी फैक्टर, और सीवी की वैल्यू भी डेटा बुक से लेनी है, दैट इज फ्रॉम द पेज नंबर 205। 205 पे जाएंगे तो सीवी की वैल्यू आएगी वो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी दी हुई है, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। जनरली 3/3 प्लस भी हम रखते हैं सीवी की वैल्यू इस पर गियर के लिए, तो वो डेटा बुक से हमें लेनी है सीवी की वैल्यू। ठीक है, सीवी वहां से ले लेंगे, सीवीएस डाटा बुक से ले लेंगे। एफटी की वैल्यू पावर अपॉन वेलोसिटी न्यूमेरिकल में दिया हुआ, तो यहां से हमें एफ इफेक्टिव निकल गया अप्रोक्सीमेट मेथड से। तो हम इस वाले इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं। इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू 1.5 ले ली, एफ इफेक्टिव निकालने के लिए सीएस अपॉन सीवी इंटू एफटी लगा दिया। एफटी जो है वो पावर अपॉन वेलोसिटी होगा। सीवी की वैल्यू डेटा बुक से आ जाएगी 205 पेज नंबर से, सीएस की वैल्यू डेटा बुक से आ जाएगी 335 पेज नंबर से, या फिर स्टार्टिंग टॉर्क और रेटेड टॉर्क के फॉर्म में दिया होगा तो सीएस की वैल्यू वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये वाली पोर्शन जो है पूरा कवर हो गया। इसको मैं अब इरेज कर देता हूं। तो यहां से हमारा जो है ये वाला पोर्शन जो है मैं कवर कर चुका है कि ये कैसे निकालेंगे सीएस की। अब एसबी एसडब्ल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एसबी की बात कर लेते हैं कि एसबी क्या होता है। एसबी क्या था, मैंने बताया था, दैट इज द बीम स्ट्रेंथ। इसका डेरिवेशन भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो डेरिवेशन देख सकते हैं कि डेरिवेशन कैसे, तो वो बुक में दिया हुआ है, बीवी भंडारी बेस्ट बुक है, उसको रेफरेंस मानकर आप जो है इसको देख सकते हैं। बीम स्ट्रेंथ। एसबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एसबी के लिए फॉर्मूला होता है पाई एम सिग्मा बी बाई बी। एसबी इज इक्वल टू पाई एम सिग्मा बी बाई बी। फॉर्मूला याद कर लेंगे, रट लेंगे। वैसे डेटा बुक में भी दिया हुआ है, अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मैं इसका फॉर्मूला नंबर पेज नंबर नहीं बताऊंगा। एसबी इज इक्वल टू पाई एम सिग्मा बी बाई बी। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 होती है। एम जो कि मॉड्यूल है। अब एक चीज और, गियर का डिजाइन हम जब कर रहे हैं, डिजाइन ऑफ द गियर मतलब टू फाइंड आउट मॉड्यूल ऑफ द गियर।
हमें मॉड्यूल ही निकालना है। अगर न्यूमेरिकल माना है कि डिजाइन द गियर फॉर दिस डेटा, इसका मतलब हमें जो है मॉड्यूल फाइंड आउट करना है। तो मॉड्यूल निकालना है तो ये हमें फाइंड आउट ही करना है, तो इसको m की वैल्यू m ही रहेगी। सिग्मा बी जो होता है डेटा, सिग्मा बी की वैल्यू फॉर द गियर डिजाइनिंग, सिग्मा बी जो लेंगे वो SUT डिवाइड बाई 3 लेंगे, SUT डिवाइड बाई 3। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि 3 जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है। SUT डिवाइड बाई 3 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर द बीम, फॉर द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ द गियर के लिए। अब y क्या है? y एक फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर है, गियर टूथ करेक्शन फैक्टर है, जिसकी वैल्यू डेटा बुक से लेनी है, पेज नंबर 204। और ये चीज ध्यान रखिए, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंगल, जो प्रेशर एंगल अभी हम बात कर रहे हैं। तो प्रेशर एंगल के अकॉर्डिंग y की वैल्यू लेनी है फ्रॉम द डेटा बुक। वहां पे एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन के हिसाब से हमें y की वैल्यू लेनी है। ठीक है, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तब हमें y आता है। ठीक है, पेज नंबर 204 से अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंगल। और जनरली अगर प्रेशर एंगल नहीं दिया हुआ तो 20 डिग्री हम एज्यूम करते हैं फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम प्रेशर एंगल हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर ना दिया हो तो फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री फुल डेप्थ वी कैन एज्यूम इफ नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो फ्रॉम द 204 और v जो है दैट इज द फेस विड्थ, और फेस विड्थ जो है वो फॉर द स्पर गियर डेटा बुक में दिया हुआ है कि कितना हम ले सकते हैं। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, v की वैल्यू जो है वो 10 टाइम मॉड्यूल लेते हैं, 10 मीटर नहीं है 10 मॉड्यूल, और आगे ये mm में यूनिट है इसकी, 10 टाइम मॉड्यूल। तो बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए पाई की वैल्यू 3 पॉइंट, दोबारा से बता देता हूं, बीम स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे, m की जगह m रखेंगे, सिग्मा बी SUT बाई 3 रखेंगे। SUT मटेरियल के अकॉर्डिंग आएगा, जो मटेरियल गियर का है या जो मटेरियल पिनियन का है उसका SUT लेंगे, उसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, सिग्मा बी आ जाएगा। बाई प्रेशर एंगल के अकॉर्डिंग 204 पेज नंबर पे जाएंगे, वहां पे प्रेशर एंगल के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे, और b जो है वो 10 टाइम मॉड्यूल लेंगे। तो ये हमारा SB आ गया। SB जो है, एक चीज और ध्यान रखना है, SB किस पर लगाएंगे, पिनियन पे लगाएंगे या गियर पे लगाएंगे? SB हमेशा किस पे लगाते हैं? हमेशा अप्लाई फॉर द व्हीकल, ऑलवेज अप्लाई फॉर व्हीकल बिटवीन पिनियन एंड गियर। पिनियन और गियर में से जो वीकर होगा उसी पर ही हम SB की वैल्यू SB अप्लाई करते हैं। पिनियन और गियर में से जो वीकर होगा उसी पर ही हम SB अप्लाई करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पिनियन और गियर में से कौन वीकर होगा? अगर मैं SB की बात करूं तो SB की इक्वेशन क्या है? पाई m सिग्मा b बाई b। पाई पिनियन और गियर के लिए पाई की वैल्यू सेम होगी, मॉड्यूल पिनियन और गियर के लिए अगर वो कांटेक्ट में है तो मॉड्यूल सेम होगा, अगर मॉड्यूल सेम नहीं होगा तो कभी भी दो गियर कांटेक्ट में नहीं हो सकते। कांटेक्ट के लिए सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन है कि दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। सिग्मा बी किस पे डिपेंड करेगा? SUT पे, और SUT किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। इसका मतलब मटेरियल दोनों गियर का अलग अलग हो सकता है। तो सिग्मा बी का वीकर कौन बताएगा? वीकर एक तो बताएगा सिग्मा बी बताएगा, और दूसरा बाई किस पे डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल तो दोनों का सेम होगा, लेकिन जब फॉर्मूला देखेंगे इसकी तो उसमें नंबर ऑफ टीथ भी आ रहा है, तो y की वैल्यू नंबर ऑफ टीथ पे भी डिपेंड करेगी। तो सिग्मा बी इंटू बाई। फेस विड्थ जो है वो 10 मॉड्यूल, दोनों गियर के लिए फेस विड्थ सेम ही रहेगी। अलग अलग फेस विड्थ पॉसिबल ही नहीं कि हम अलग अलग गियर की अलग अलग फेस विड्थ बनाए, क्योंकि इफेक्टिव वही होगी जो मिनिमम होगी। इसका मतलब दूसरे गियर की कितनी भी ज्यादा करते हैं कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब दोनों गियर की जो फेस विड्थ है वो सेम ही रहेगी। तो सिग्मा बी और बाई का मल्टीप्लाई फैक्टर हमें डिसाइड करेगा कि दोनों में से वीकर कौन है। तो सबसे पहले हमें सिग्मा बी और बाई निकालना है गियर के लिए एंड पिनियन के लिए। गियर एंड पिनियन दोनों के लिए हमें निकालना है। जिसका कम होगा उसके लिए SB इक्वेशन अप्लाई करनी है। ये वाली इक्वेशन हमें उसके लिए अप्लाई करनी है जिसके लिए सिग्मा बी और बाई का मल्टीप्लाई फैक्टर कम आ रहा हो। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, पिनियन और गियर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, उस केस में क्या होगा? ओनली बाई डिसाइड करेगा कि कौन वीकर है। ओनली बाई डिसाइड करेगा कौन वीकर है। फिर उस केस में पिनियन में हमें अभी पहले थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि पिनियन में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो कम होते हैं, पिनियन का साइज जो है वो स्मॉलर होता है। इसका मतलब पिनियन के लिए y की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब पिनियन हमारा वीकर होगा। तो ये कभी कभी थ्योरी में ही पूछा जाता है कि अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो कौन वीकर होगा। सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन लिख के कि अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं
तो सिग्मा बी दोनों का सेम हो जाएगा, तो y की वैल्यू डिसाइड करेगी वीकर कौन है, और y की वैल्यू जो है पिनियन के लिए कम आएगी, तो उस केस में डायरेक्टली हम एसवी की इक्वेशन पिनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एसवी की इक्वेशन जो है हमेशा वीकर के लिए अप्लाई करनी है। तो यहां से हमें एसवी मिलेगा, एसवी मिल गया, एसवी को यहां पर पुट कर दिया, एफ इफेक्टिव को एफ के पूरे की इक्वेशन बनेगी, बस अननोन क्या है हमारा मॉड्यूल, तो यहां से मॉड्यूल निकल के आ जाएगा। अभी एक चीज और रह गया हमारा एच डब्ल्यू और रहेगा, इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद में एच डब्ल्यू का आता हूं कि एच डब्ल्यू कैसे निकालेंगे। अब एच डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, एच डब्ल्यू की फॉर्मूला होता है बी डी पी क्यू के। एच बी क्या है हमारा, एच डब्ल्यू क्या है, बियर स्ट्रेंथ। बियर स्ट्रेंथ क्या होती है, which a gear tooth maximum value of the tangential force which a gear tooth can transfer without wear failure। तो बी डी पी क्यू के। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो एस डब्ल्यू की वैल्यू है, एस डब्ल्यू की इक्वेशन जो है वो हमेशा पिनियन के लगी हुई है, डीपी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे डीपी कभी नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज डीपी, कोई भी वी करो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डीपी लगेगा। यहाँ पे क्या करना है, वी कैसे निकालेंगे, 10 टाइम मॉड्यूल, वही सेम है। डीपी क्या होता है, एम इंटू जेड पी, जेड पी इज द नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ। मैं जेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब हम के महादेवन की डेटा बुक जाएंगे तो वहां पे जेड दिया हुआ, इसलिए मैंने जेड दिया है, तो टीपी भी ले सकते थे। क्यू और के जो है फैक्टर है, जो कि डेटा बुक से लेना है, उसके लिए पेज नंबर 208 जब ओपन करेंगे तो वहां से क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी, एक रेशो फैक्टर है और एक वियर स्ट्रेस फैक्टर है, कंसंट्रेशन फैक्टर, वियर स्ट्रेस फैक्टर है और रेशो फैक्टर है, दोनों की वैल्यू डेटा बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, वो यहाँ पे अप्लाई करना है 208 पेज नंबर से। तो यहाँ से एस डब्ल्यू आ जाएगा, एस बी निकाल लिया, एस डब्ल्यू निकाल लिया, जो कम होगा उसको यहाँ पे पुट कर दिया, एफ इफेक्टिव निकाल लिया, एफ इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एफ एस 1.5 यहाँ पे पुट कर दिया, बस एक इक्वेशन बनेगी, मॉड्यूल यहाँ पे हमारा अननोन रहेगा, एक इक्वेशन में वहां से हमारी मॉड्यूल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा इस पर गियर डिजाइन है। सेम कंसेप्ट हमारा हेलिकल गियर के लिए, हेलिकल गियर के सेम ऐसे डिजाइन होगा, एफ एस निकालने का सेम मेथड है, एफ इफेक्टिव निकालने का सेम मेथड है, एस बी और एच डब्ल्यू निकालने का बस थोड़े से फॉर्मूले चेंज हुए और कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बस वहां पे एंगल और एक्स्ट्रा हो जाता है हेलिक्स एंगल, उसकी वजह से फॉर्मूले में चेंज हुआ है, बाकी करने का मेथड बिल्कुल सेम है। तो इस पर गियर हेलिकल गियर दोनों सेम है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। इस वीडियो को कम से कम अगर ना समझ में आए तो 2 से 3 बार देखो और 2 दिन और उसको नोट्स बनाए, और नोट्स बना के आपको जो समझ में आ जाएगा। सेकंड वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तो वो ये वीडियो तब तक इसको कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद सेकंड वीडियो में जो है हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, एक आइडिया लेंगे कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।